हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर विच इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जी हाँ, हमने सबसे पहले देखा इस यूनिट के अंदर कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर हमने समझा कि ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है। प्लांट और ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को पढ़ने के बाद आप क्या समझते हो, क्यों हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस यूनिट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, क्या इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, इन सारी ही चीजों को आज आप समझने वाले हो। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, फिर हम समझेंगे कि उसका इस यूनिट से क्या रिलेशन है, फिर हम समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे कंटेंट्स होने वाले हैं, क्या हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं। इन सारी चीजों को समझने के बाद, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट लेने के बाद हम इन डिटेल स्टार्ट करेंगे पढ़ना हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इज इट क्लियर? राइट, इतनी बातें क्लियर है? स्टार्ट कर दे। देखेंगे सबसे पहले लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में आप सबसे पहले समझोगे कि एग्जैक्टली भाई रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे इस चैप्टर को इस यूनिट के अंदर डाला गया, रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ना क्यों जरूरी है, ये क्या है, कैसे ये हमारी मेंटल वेलबींग या हमारी सोसाइटी को या हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, इसके सारे एस्पेक्ट्स को हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 के अंदर आप समझोगे दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जब आप समझ जाओगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो इसे मेंटेन करने के लिए, इसे मेंटेन करते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, क्या प्रॉब्लम्स आई रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में, और फिर उन प्रॉब्लम्स को हमने ओवरकम कैसे किया, ओवरकम करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज को यूज किया, और उन स्ट्रैटेजीज से कैसे हमने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन किया। ठीक है, ये पूरा आएगा आपका फर्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। क्लियर इतनी बात? इसके बाद आप ये समझोगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के बाद क्या होगा। क्या होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के बाद? भाई ये होगा कि जब आपने रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी मेंटेन कर दी तो भाई लोग बहुत रिप्रोड्यूस करेंगे, आराम से रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस चलेंगी, किसी को रिप्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स को आपने कुछ स्ट्रैटेजीज को लाके सॉल्व कर दिया, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन कर दिया। तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। राइट, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इस पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्टेबलाइज करना पड़ेगा, पॉपुलेशन को स्टेबल करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट स्टेप, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के अंदर। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप समझोगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसे हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कौन से वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जो आपको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहते हुए अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में, उसे स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, कैसे उन्हें यूज किया जाता है, सारी चीजें आपको इसके अंदर इन डिटेल पढ़ने को मिलेंगी, 1 बाय 1 हर एक कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। देन आप देखोगे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को, ठीक है, अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज ना करें, मेडिकली ही प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना हो, प्रेगनेंसी जब हो चुकी है उसे क्या करना है? टर्मिनेट करना है। राइट, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किए या किया तो इफेक्टिव नहीं रहा, किसी भी रीजन से अगर किसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो किस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, लीगली उसके क्या कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, फिर मेडिकली उसे टर्मिनेट कैसे किया जाता है, उन मेडिकल प्रोसीजर्स को, हर एक चीज को आप पढ़ोगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक, देन आप देखोगे कि कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती हैं एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की तरफ, और इस तरीके से वो फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं। तो इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ये कैसे हो रही हैं, कौन कौन सी एसटीडीज हैं? राइट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को ही क्या कहते हैं? एसटीडीज। ठीक है, तो ये कौन कौन सी एसटीडीज हैं, ये किस तरह से ट्रांसमिट होती है, कैसे इन्हें रोका जा सकता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी कहां? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस वाले टॉपिक के अंदर। देन आप देखोगे लास्ट टॉपिक कि अगर कोई इनफर्टाइल है, ठीक है, इनफर्टिलिटी इस टॉपिक का नाम है, तो अगर कोई भी कपल या कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक पार्टनर इनफर्टाइल है तो उसे
कैसे अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन करना होगा, कैसे वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्ट ले सकता है, कैसे उसके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये सारी प्रोसेसेस, ये सारी स्टेप्स आपको मिलेंगी कहां पर, यहां पर। अब क्योंकि नेचुरली तो वो इनफर्टाइल है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिफिशियल टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके, जिन्हें अडेप्ट करके वो फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, वो कंसीव कर सकते हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स, वो सारी लेटेस्ट टेक्निक्स आपको मिलेंगी इस टॉपिक के अंदर, इनफर्टिलिटी के अंदर। भाई ये सारे टॉपिक्स तो मैडम ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तो मैडम ठीक है, लेकिन हम ये तो सबसे पहले समझें कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है क्या। सबसे पहला डाउट तो हमारा यही है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है और वो इस यूनिट में क्यों है, इस यूनिट में इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है। ये तो सब कुछ हमें कंप्लीटली एक अवेयरनेस प्रोग्राम, किसी अवेयरनेस कैंपेन की तरह नजर आ रहा है, तो इसे तो होना चाहिए था ईवीएस का पार्ट या किसी एक अलग यूनिट में। इस यूनिट में इस चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर के ये सारे जो कंटेंट्स हैं वो तो तब समझ आएंगे जब पहले ये समझ जाए कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिवली हेल्थ क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन सबसे पहले समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसीलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये चैप्टर क्या है, ये यूनिट क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देन हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले समझना दैट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सबसे पहले क्या समझेंगे, दैट व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बताने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाहती हूं, तो 1 मिनट के लिए इसे हम जरा साइड रख देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस चैप्टर का इस यूनिट से क्या रिलेशन है। प्लांट्स का रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, और फिर थर्ड चैप्टर पर हम आते हैं विच इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना इस चैप्टर के साथ, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन के सारे नेचुरल फिनोमिनास को आप पढ़ लोगे, नेचुरली रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये आप समझ लोगे, उसके बाद आपके लिए समझना जरूरी है कि इस नेचुरल प्रोसेस में अगर कोई इस नेचुरल प्रोसेस को नहीं कर पा रहा है, दैट मींस इनफर्टाइल, तो इनफर्टिलिटी को कैसे, कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके रिकवर किया जा सकता है, ये भी समझ आएगा हमें इसी चैप्टर के अंदर, राइट। तो एक प्रोसेस को नेचुरल प्रोसेस कैसे चल रही है सिर्फ इतना समझ लेना क्या कंप्लीट अवेयरनेस कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। हमें किसी भी प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि A to Z कुछ अल्फाबेट्स होते हैं भाई, और ये सारे अल्फाबेट्स हैं, A है, B है, C है, D है, Y Z तक सब कुछ है, ठीक है ना। सिर्फ मैं इतना बता के छोड़ दूं तो आप जिंदगी भर सिर्फ उन लेटर्स को ही याद करके रह जाओगे, आपको सिर्फ अल्फाबेट्स याद होंगे, है ना। लेकिन अगर मैं आपको एक कंप्लीट अवेयरनेस प्रोवाइड करूं कि ये जो अल्फाबेट्स हैं इनसे आप वर्ड फॉर्मेशन कर सकते हो, इनसे नए नए साउंड्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इनसे क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग स्पेलिंग्स इनसे क्रिएट कर सकते हो, इनसे एक कंप्लीट लैंग्वेज का फॉर्मेशन कर सकते हो, राइट। तो आपको क्या मिला, आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिला अबाउट दोस अल्फाबेट्स, एक कंप्लीट नॉलेज आपको मिला। अगर सिर्फ अल्फाबेट बता के छोड़ देंगे तो क्या वो हेल्पफुल होगा, बिल्कुल नहीं होगा मैम। वो तो एक बिल्कुल एक लिमिटेशन के साथ मिलने वाला नॉलेज होगा, वो वाला नॉलेज नहीं होगा जिसे हम कहां तक यूज कर सके, इन्फिनिटी तक उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करते जाएं और पढ़ते जाएं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा ना। सिमिलरली रिप्रोडक्शन की नेचुरल प्रोसेस को पढ़ लेना भी अल्फाबेट्स को पढ़ने के बराबर ही है, लेकिन उसको एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझना, उसको बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से समझना, उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को इंक्रीज करने के लिए, कहां पर जिसको भी अगर कोई डिसीज है, कोई डिसऑर्डर है, तो उन सबको ओवरकम करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उस वाले एस्पेक्ट को भी इसके अंदर कवर करना, ये कहलाएगा एक कंप्लीट अवेयरनेस। ठीक है, इससे क्या क्रिएट होगी, एक कंप्लीट अवेयरनेस, जो कि बहुत जरूरी है क्या करने के लिए। मोटिव क्या है, क्यों ये सब चीजें मैं बता रही हूं, मोटिव ध्यान से सुनना, मोटिव है टू क्रिएट रिप्रोडक्टिवली, ध्यान से सुनना, ये सारी जो कहानी आप सुन रहे हो ये क्यों है, इसका मोटिव क्या है, इसका मोटिव है टू क्रिएट अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। ठीक है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करना ही इस पूरे चैप्टर, इस पूरे अवेयरनेस कैंपेन का मोटिव है। ठीक, समझे इस बात को। तो चलो अब ये मोटिव समझ आ गया,
कि हमें क्या करना है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनानी है। तो मैडम बना तो सकेंगे, ठीक है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एग्जैक्टली कहते कैसे हैं। कोई अगर नॉर्मल प्रोसेस से नेचुरली रिप्रोड्यूस कर पाए तो क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? क्या अगर किसी फीमेल ने कंसीव करके एक चाइल्ड को बर्थ दे दिया तो क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? हाँ, क्या हम किसी भी कपल को अगर उसके बच्चे हैं, सारी प्रोसेस नेचुरल चल रही है, सही चल रही है, तो क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, या इसमें कुछ और एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व है? एग्जैक्टली यही सब कुछ पढ़ना है, यही सब कुछ आपको अब पढ़ना है। मोटिव तक सब कुछ क्लियर, राइट? मोटिव क्लियर के क्यों पढ़ना है तो अब देखते हैं, चलो क्या पढ़ना है, ठीक है ना। मोटिव क्लियर है कि क्यों पढ़ना है, तो अब देखो क्या पढ़ना है। सबसे पहले जरा एक बार नजर मारो इस डेफिनेशन के ऊपर। हाँ जी, देखा सभी ने? अब देखो, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ध्यान से समझना। पहले मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, ठीक है? पहले मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, फिर आएंगे हम इस लिखी हुई डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है ना? और रिलेट करेंगे, कुछ भी उससे नया नहीं निकल कर आएगा, ठीक? रिलेट करेंगे, कुछ भी उससे नया नहीं निकल कर आएगा। देखो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप सोचोगे, तो कभी भी आपको उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट इन्वॉल्व है कि भाई रिप्रोडक्शन करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक? उसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से देखो समझते हैं। आप अगर किसी भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हो तो आपको फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में भी देखना होगा, ठीक है? मेंटल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना होगा, ठीक है? क्लियर इतना? आपको सोशल एस्पेक्ट को भी कंसिडर करना होगा, और साथ ही साथ आपको उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट भी कंसिडर करना होगा, ठीक? इतनी बात। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन सब के एक कोऑर्डिनेटेड वे, ठीक है, एक कोऑर्डिनेटेड एग्जीक्यूशन के बाद ही आप कह सकते हो दैट दिस पर्सन इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। चलो बहुत हो गया लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन, अब फटाफट से आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर, फटाफट से आ जाते हैं। देखो, कोई एक पर्सन को अगर आप कह रहे हो कि वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो वो तभी है जब वो मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, सोशली भी हेल्दी है, और बिहेवियरल उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबसे भी वो हेल्दी है। कैसे इस बात को मैं प्रूव कर सकती हूं? मैं आपको ऐसे बता सकती हूं। देखो, अगर कोई पर्सन, ठीक है, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी जो किसी भी पर्सन को आप कह रहे हो, तो उसके लिए ध्यान देना, उसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ये जो डेफिनेशन मैं आपको सुना रही हूं, ये कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, ये डेफिनेशन मेरी बनाई हुई नहीं है। ये किसने दी है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि कोई इंसान अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप समझना चाह रहे हो, तो उसका मतलब है एक टोटल वेलबींग। इसका मतलब क्या है? एक टोटल वेलबींग, कि कोई इंसान अगर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है तो उसके आप अंदर देखोगे कौन कौन सा एस्पेक्ट, ठीक है ना? सारे ही एस्पेक्ट देखोगे आप रिप्रोडक्शन के, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है, बिहेवियरल और सोशल, ठीक है ना? तो इमोशनल जो है वो सारी मेंटालिटी से निकल कर आएगा, इसलिए मैंने उसे मेंटल में कन्वर्ट किया। आप चाहो तो उसे वापस से इमोशनल भी लिख सकते हो, ठीक है? आप चाहो तो उसे वापस से इमोशनल भी लिख सकते हो, अदरवाइज वो भी ठीक है ना? सिनोनिम की तरह है, ओके? अब देखो कैसे ये चारों एस्पेक्ट्स इंक्लूड होंगे, देखना कैसे इंक्लूड होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक फीमेल, ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने कि एक फीमेल है, वो काफी टाइम से, मैरिज के काफी टाइम बाद तक कंसीव नहीं कर पा रही है, ठीक है? काफी टाइम बाद तक वो कंसीव नहीं कर पा रही है। तो आप ये बताओ, क्या सिर्फ ये उसकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस तक ही सीमित होकर रह जाएगा कि भाई बायोलॉजिकली जो एक बायोलॉजिकल नेचुरल प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की, वो नहीं कर पा रही है, दैट्स इट? क्या इतना कंप्लीट है कहना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी इतना कहना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अगर कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है काफी इयर्स तक भी शादी के, तो भाई वो इमोशनली भी वीक फील करेगी। वो इमोशनली वीक फील करेगी कि मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा है, मैं मां नहीं बन पा रही हूं, या मुझे भी अपना बच्चा चाहिए, ठीक है? इमोशनली वो वीक फील करेगी। उसकी इमोशनल हेल्थ अफेक्ट होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। सेकंड, अगर अपन किसी एस्पेक्ट पर आ जाए तो भाई फिजिकल,
ठीक है। फिजिकली भी उसकी बॉडी में जितने चेंजेस होने चाहिए थे, जो भी हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर होने चाहिए थे या नहीं हो रहे हैं, या उनमें कहीं ना कहीं रेगुलेशंस आ रहे हैं जिसकी वजह से ही तो वो कंसीव नहीं कर पा रही, तो उसकी फिजिकल हेल्थ डेफिनेटली अफेक्ट हो रही है मैम। ये तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। बिल्कुल अफेक्ट हो रही है फिजिकल हेल्थ उसकी, राइट। हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके अंदर कितनी सारी बीमारियां होंगी, कितनी सारी उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। तो भाई फिजिकल हेल्थ तो हो गई उसकी अफेक्ट, ठीक है ना। इमोशनली भी वो अफेक्ट हुई। अब अगर आप बात करो तो क्या सोसाइटी का कोई प्रेशर नहीं आता अगर कोई काफी टाइम तक कंसीव नहीं कर पा रहा है या वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल आता है। ह्यूमन बींग्स के केस में भाई सोसाइटी का प्रेशर जरूर आता है। क्या सोसाइटी से उसे कोई भी कुछ भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी डिफिकल्टी, मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रही हूं पर आप सबको पता है क्या फेस नहीं करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ती थी, ठीक है ना। तो एक सोशल एस्पेक्ट भी इन्वॉल्व होता था। अब इन सारी चीजों से अगर कोई फिजिकली अफेक्टेड है, इमोशनली अफेक्टेड है, सोशली अफेक्टेड है, तो क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आएगा? वो आपको हंसता गाता खेलता नाचता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली बिहेवियर में चेंज नजर आएगा। आएगा या नहीं? तो इस तरीके से आपका फिजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड हुआ। जैसे ही आप अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर एक नेचुरल प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, जिसमें आपका कोई रोल नहीं है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बट स्टिल फिजिकली भी आप अफेक्ट हुए, इमोशनली भी आप अफेक्ट हुए, सोशली भी इफेक्ट हुए और आपके बिहेवियर में भी काफी सारे चेंजेस आए। ठीक बात इतनी। इस डेफिनेशन को मैंने काफी डिटेल में, काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसी एक सिंगल क्वेश्चन पे बच्चे अटकते हैं कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती क्या है। इट्स अ टोटल वेलबींग, ठीक है। ध्यान देंगे अब इस डेफिनेशन के ऊपर, दैट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, reproductive health means a total well-being in all the aspects of reproduction, which are physical, emotional, behavioral and social. Clear इतनी बात? Definition तक clear इतनी बात? आगे देखो, therefore a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, तो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कैसे पीपल्स हैं, जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कैसे हैं भाई, फिजिकली भी क्या है, ठीक, और फंक्शनली भी कैसे हैं, नॉर्मल, ठीक है। ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो वो भाई नॉर्मली कैसे बिहेव करेंगे, उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन जो होगा वो भी कैसा होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, ठीक है, अगर वो फिजिकली और फंक्शनली कैसे हैं भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं उनके, नॉर्मल, तो उनका इमोशनल और बिहेवियरल इंटरेक्शन भी कैसा समझ में आएगा, कैसा दिखाई देगा आपको, नॉर्मल, ठीक है। तो इस तरीके से जब सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इन सब को पहले, इससे पहले जो डेफिनेशंस दी जाती थी उनमें इन सारे एस्पेक्ट्स को सेक्स से रिलेटेड कंसिडर नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस एग्जांपल से आई होप समझ गए होंगे आपको कि ये सारे एस्पेक्ट्स भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट में इंक्लूड होते हैं। इन सब का एक टोटल वेलबींग पे फर्क पड़ता है और बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक। तो इस तरीके से जब इन सारे एस्पेक्ट्स को एक नॉर्मल पर्सन कैरी करेगा, जिसके अंदर ये सारे एस्पेक्ट्स जो होंगे, ये सब कंडीशंस कैसी होंगी, नॉर्मल कंडीशंस होंगी, उस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास कैसी है, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। क्या है हमारे पास? एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है, जिसमें ये सारे कंडीशंस पे, ये सारे एस्पेक्ट्स पे, ये सारे फैक्टर्स पे पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, नॉर्मल है, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कैसे बना लिया, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बना लिया। इतनी बात क्लियर। लेकिन इस रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको अचीव करने के लिए बीच में आए काफी सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस सोसाइटी को अचीव करने के बीच आए काफी सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान से हम वन बाय वन समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आई, उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे ओवरकम किया और फिर हमने कैसे एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन किया, ठीक है ना। तो ये पूरी चीजें अब आपको समझनी है इस क्वेश्चन और इस डेफिनेशन को समझने के बाद कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, किन स्ट्रेटजीज से हमने उन्हें ओवरकम किया और फिर एट लास्ट हमारी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कैसे बनी। ठीक, समझ गए इन तीनों स्टेप्स को। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम्स आई। हाँ, क्या प्रॉब्लम्स आई देखेंगे। India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level
टू अटेन अ टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। ठीक है, इंडिया वो पहली कंट्री थी, ध्यान देना, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, एक चीज मैं पहले ही बता दूं, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त और ये जितने भी ऐसे लेंदी पॉइंट्स आने वाले हैं आगे, आपको डेफिनेटली लगेगा कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं काफी सारी इंटरेस्टिंग सी नेचुरली होने वाली प्रोसेसेस को, राइट। उन प्रोसेसेस को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आता है, उसमें बहुत सारे नए नए फैक्ट्स पता चलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे से डायग्राम्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये चैप्टर भी अपने आप में बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, आपको ये मैंने समझा दिया कि कैसे रखता है। अब ये चैप्टर क्योंकि एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह है, एक अवेयरनेस वाले प्रोग्राम की तरह है, तो ये डेफिनेटली आपको लग सकता है कि बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते कहाँ आ गए, एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने लग गए, तो डेफिनेटली आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस अब क्योंकि आप समझ चुके हो तो अब आपको बोरिंग नहीं लगेगा, राइट। तो देखो इंडिया क्या था, इंडिया वो पहली कंट्री थी भाई जिसने दुनिया में ऐसे एक्शन प्लान्स को इनिशिएट किया, टू इनिशिएट द एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल। ठीक है, एक नेशनल लेवल पर इंडिया ने ऐसे प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया और लॉन्च किया जिससे कि क्या हो सके, एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया जा सके। ठीक है, एक सोशल गोल उसको बनाया हमने। दीज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग। इन प्रोग्राम्स को क्या कहा गया, फैमिली प्लानिंग कहा गया। रिलेटेबल लग रहा है ना, हाँ सुना सुना सा लग रहा है, कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हो, कहाँ सुना है फैमिली प्लानिंग, राइट। देखो देखो ये जो प्रोग्राम्स थे इन्हें कहा गया फैमिली प्लानिंग। ठीक, इतनी बात। इसके बाद क्या हुआ, इन्हें इनिशिएट कब किया, 1951 में। भाई ये भी याद रखना पड़ेगा, है ना। कौन सा प्लान, फैमिली प्लानिंग। कब इनिशिएट किया, 1951 में। ठीक है ना। और उसके बाद से फिर इन्हें, ठीक है, और उसके बाद से इन्हें पीरियोडिकली असेस किया जा रहा है। ठीक है, पीरियोडिकली का मतलब क्या होता है, एक जो सेम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड जो है उसमें बार बार उसको क्या किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से फैमिली प्लानिंग को बार बार और ज्यादा इसमें अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसी भी उस वक्त की कंडीशन है, जो उस वक्त की पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को बार बार लॉन्च करते जाते हैं, बताते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं। ठीक है, improved programs covering wider reproduction related areas। ठीक है, ऐसे काफी सारे improved programs आए जिन्होंने क्या, जो reproduction related areas थे, काफी broad wide जो reproduction related areas थे, जैसे कि, ठीक है, उन सबको इसके अंदर improve करते गए, उनको consider करते गए, which are currently in operation under the popular name reproductive and child health care RCH programs। ठीक है, कहां पर इन सबको इंप्रूव करके इंप्लीमेंट करते जाते हैं, कहां पर पुट करते जाते हैं इन सारे प्रोग्राम्स को। एक देखो काफी कॉमन और पॉपुलर सा ये नाम है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, RCH। इन जितने भी इस चैप्टर में एब्रिविएशंस आएंगे, जितने भी इस तरह के प्लान्स आएंगे कि भाई फैमिली प्लानिंग थी उसे कब दिया गया, 1951 में इनिशिएट किया गया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, इन सब को आपको नोट डाउन करते चलना है भाई। ठीक है, इन सब को हाईलाइट करते चलोगे, यही आपके वो शॉर्ट नोट्स, यही आपके वो कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम टाइम पे ऑब्जेक्टिव्स क्रैक करने में, सब्जेक्टिव को फ्रेम करने में हेल्प करेंगे। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है इतनी बात। ठीक है ना। RCH देखा, फैमिली प्लानिंग देखी, अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट। ठीक है, समझेंगे क्या करने की जरूरत थी हमें एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाने के लिए। क्या करना था हमें, लोगों को अवेयर करना था, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलानी थी कि आप कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो सकते हो, सोशली, इमोशनली, बिहेवियरली और फिजिकली, राइट। यही बताना था हमें। तो देखो क्या करने की जरूरत थी हमें, वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज। और उनको मेंटेन करने के लिए उन्हें फैसिलिटी भी तो चाहिए, तो हम क्या देंगे उन्हें, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज, सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम्स। जितने भी आपने RCH प्रोग्राम अभी देखा, इसका सबसे मेजर टास्क क्या था, लोगों को, ठीक है, पीपल्स को, पॉपुलेशन को, ठीक है, इन सब को अवेयर करवाना कि आपको कैसे एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें कैसे फेस करना है, उसके लिए क्या फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर की जानी थी। ठीक है, पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, ठीक, ध्यान देना, पेरेंट्स, आपके कुछ क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, ठीक है,
also have a major role in the dissemination of the above information. ठीक है, अब इस above information को ध्यान से सोच कर देखो, ठीक है, सोच कर देखो, अपनी जगह रख के देखो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे एस्पेक्ट्स आपको कौन बताएगा, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको नॉलेज कौन देगा? तो अब तो क्योंकि स्कूल लेवल पर, जो कि बहुत थोड़ा सा आगे जाकर इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आपको ये चीज मैं बताने वाली हूँ, ठीक है, कि कैसे स्कूल लेवल पर इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाने लगी, कैसे स्कूल लेवल पर आपको इन सब चीजों के लिए एजुकेट किया जाने लगा। लेकिन पहले से तो ऐसा नहीं होता आ रहा था, राइट? पहले तो ये सब कुछ नहीं था। तो जब ये सारी चीजें होना शुरू हुई स्कूल लेवल पर, उसके पहले लोगों को कैसे कोई एजुकेट कर रहा था, कैसे इस अवेयरनेस को फैलाया जा रहा था, कौन प्रोवाइड कर सकता था ये सारी इंफॉर्मेशंस? तो कौन प्रोवाइड करेगा? जो आपके क्लोज रिलेटिव होंगे, जो आपके टीचर्स होंगे, जो आपके बिल्कुल क्लोज रिलेटिव होंगे, जिनसे आप सारी चीजें शेयर कर सकते हो, जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको एडवाइस दे सकते हैं, वो आपको बता सकते थे, वो आपको अवेयर कर सकते थे इस चीज के बारे में। उसके अलावा आपको आपके पेरेंट्स या फ्रेंड्स अवेयर कर सकते थे इन सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना? तो ये भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है। दे प्ले अ मेजर रोल, इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से ये सारे जो प्रोग्राम्स, ये सारी जो अवेयरनेस थी, वो लोगों तक पहुंच सकी। ठीक, इतनी बात। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या देखना है हमें कि कौन सी प्रॉब्लम, अरे भाई ये तो इतनी जल्दी आ गया, ये तो इतनी जल्दी आ गया। देखो, इसकी नाम लिया और हाजिर, राइट? तो स्कूल लेवल पर ये सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कब पहुंचे? देखो क्या किया गया, स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि ये जो अवेयरनेस है वो क्या की जा सके, इजीली स्प्रेड की जा सकता है। हो सकता है भाई रिलेटिव्स ना बताएं, हो सकता है कहीं से ना पता चले, तो कोई भी एक ऐसा लूप होल क्रिएट ना हो, ठीक है। लूप होल का मतलब समझ रहे हो? कोई भी एक ऐसा गैप, कोई ऐसा लूप होल क्रिएट ना हो जहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचे ही ना, और वो पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ पीपल कैसा रह जाए, अनअवेयर रह जाए। ये हमें चाहिए ही नहीं, राइट? ये हमें चाहिए ही नहीं। हम सारे उन लूप होल्स को कवर करना चाहते थे, एक कंप्लीट अवेयरनेस हम चाहते थे हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा भाई हम स्कूल लेवल पे भी प्रोवाइड करेंगे, है ना। स्कूल में तो सारे बच्चे आते हैं, स्कूल लेवल पर भी हम इसकी अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, इसकी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या किया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। ताकि क्या देखा, एक लास्ट एस्पेक्ट इस पे ध्यान देना, एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें आएगा, मिसकंसेप्शंस वाला, ठीक है। स्कूल लेवल पर क्यों एजुकेशन देना ज्यादा अच्छा समझा गया, जो पहले वाला टाइम जिसमें आप बता रहे हो कि भाई रिलेटिव ने इंफॉर्मेशन दी, पेरेंट्स ने दी, फ्रेंड्स ने दी, सिबलिंग्स ने दी, इन सब ने आके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। लेकिन ये भी तो सोचो कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, हो सकता है उन्हें काफी सारी चीजें ना पता हो, या उन्हें भी कुछ ऐसी चीजें पता हो जो उनके एल्डर्स ने उन्हें कहीं से कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी, राइट? जो हो सकता है कोई मिसकंसेप्शन हो। आप सबको पता है कि रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड काफी सारे मिसकंसेप्शंस, काफी सारी मिथ्स, काफी सारे मिसबिलीव्स जो है वो सोसाइटी में फैले हुए थे, ठीक। अब इन सारे मिसकंसेप्शंस को, मिसबिलीव्स को, मिथ्स को ब्रेक करना, इस चेन को यहीं पर खत्म करना कि ये मिसकंसेप्शंस आगे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, फिर वो जनरेशन अपने आगे की जनरेशन में फिर से उन्हीं को ट्रांसफर करेगी। इस चेन को ब्रेक करना जरूरी था ना भाई। तो इस चेन को ब्रेक करने के लिए क्या किया जा सकता था? हमें पता है कि भाई बच्चा स्कूल आता है, और स्कूल लेवल पर ही अगर किसी छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, ठीक है, अगर स्कूल लेवल पर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए, तो ये जो मिसकंसेप्शन की पूरी चेन चली आ रही है जनरेशन से जनरेशन तक, ये ब्रेक हो जाएगी, राइट? और सोसाइटी में एक ही साथ क्या पहुंच जाएगी, एक कंप्लीट और एक ट्रू अवेयरनेस पहुंचेगी कि भाई कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है। और उसके अलावा जो हम सब कुछ सुन रहे हैं वो सब कुछ मिसकंसेप्शन है। तो देखो क्या किया गया, जितने भी सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स को WHO ने कंसिडर किया, जो हम देखकर आए रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर, उन सब के बारे में राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है, यंग वंस को, ठीक है। क्या की, राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की यंग वंस को, ताकि हम जितने भी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस वाली सीरीज है उसको ब्रेक कर सके, ठीक है ना। तो ये था इंपॉर्टेंस स्कूल लेवल पर सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने का और उसे फैलाने का, समझाने का। सी, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी गई अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स,
ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि मैडम ये जो सेक्स एजुकेशन थी इसमें समझाया क्या गया, क्या पढ़ाया गया स्कूल लेवल पर ले जाकर बच्चों को? हाँ, तो देखो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, कैसे उनके अंदर जैसे जैसे आप अडल्ट होते हो, एडोलेसेंट स्टेज पे आते हो तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारे चेंजेस नॉर्मल हैं, राइट, ये सभी में आते हैं। कौन से चेंजेस नॉर्मल हैं और उनसे अलग अगर आपको कुछ हो रहा है तो वो कुछ साइन ऑफ डेंजर है या कुछ और साइन है जिसको आपको एक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, ये सारी अवेयरनेस फैलाई गई। ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, एडोलेसेंस और उससे रिलेटेड जितने भी चेंजेस एक स्टूडेंट लाइफ में इंसान फेस करता है, कोई भी यंग वन होगा स्टूडेंट लाइफ में, उसकी जो टीन एज से लेकर, ठीक है, अडल्ट एज, एडोलेसेंट एज तक की जो एक चेन है, जो एक सीरीज है, जो एक ब्रिज है, जो एक गैप है, ठीक है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहना चाहिए हमें कि वो एक एज से दूसरी एज में ट्रांसफर करता है, वो स्कूल से कॉलेज लेवल के बीच में करता है, राइट, स्कूल से कॉलेज के बीच में करता है। ये गैप कहाँ आता है, ये ब्रिज कहाँ बनता है, स्कूल से कॉलेज के बीच में। अब स्कूल से कॉलेज के बीच में ही अगर उसको सही एजुकेशन प्रोवाइड कर दी जाए तो वो सारे मिसकंसेप्शन से बची जाएगा। क्लियर है ना इतनी बात? तो देखो क्या किया गया भाई, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, देयर एज एंड इट्स रिलेटेड चेंजेस, एंड देन उन्हें सिखाया गया कि कैसे आप अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो। गर्ल्स को सिखाएंगे कि भाई आपके पीरियड्स अगर आ रहे हैं तो इट इज नॉर्मल, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ये चीज अगर है तो इट इज अ साइन ऑफ डेंजर, इसके लिए कंसल्ट अ डॉक्टर, और कैसे अपनी हाइजीन को मेंटेन करो, राइट, ये सारी चीजें उन्हें बताई गई। ठीक है ना, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस अगर है तो उन सब के बीच आपको कैसे हाइजीन को मेंटेन रखना है, ये भी चीज यहां पर समझाई गई, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और इन सबसे स्टूडेंट्स को, इन सबसे सारी जितनी भी यंग जनरेशन है जो कि अनअवेयर है इन सब चीजों से, उन्हें समझाया गया, सिखाया गया, ताकि सोसाइटी को अफेक्ट होने से बचाया जा सके। ठीक है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में बताया एज आई टोल्ड। ठीक है ना, एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, जो कि बहुत ही, जब ये फैला था, एड्स जब बहुत ज्यादा फैला था उस वक्त तक लोगों को, उसके पहले तक लोगों को नहीं पता था कि ये एग्जैक्टली कैसे स्प्रेड कर रहा है, इससे कैसे बच सकते हैं, और इसकी कोई इलाज नहीं है, राइट, ये सारी चीजें नहीं पता थी। तो भाई इन सब के बारे में अवेयरनेस दी गई। अगर आपको मैं बताऊंगी नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये सोचो, अगर मैं आपको बताऊंगी ही नहीं कि भाई ये जो रूम है, ठीक है ना, ये जो रूम है या ये जो आपका एक पूरा जोन है, इस जोन में अगर कभी किसी डायनासोर का अटैक हो जाए तो डायनासोर जो है भाई, आप उससे लड़ नहीं पाओगे, आप ये नहीं कर पाओगे, आप वो नहीं कर पाओगे, तो बेटर है कि आप उसकी नजरों से बच जाओ। ठीक है ना, यही बोलूंगी मैं आपको। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, अगर कोई मंकी अटैक करे तो भाई आप उससे तो लड़ सकते हो, है ना, लड़ सकते हो, तो कैसे लड़ोगे, कैसे बचोगे, क्या आपके लिए एक्शंस होंगे, ठीक, वो सब चीजें मैं आपको अगर पहले से प्लान करके बता दूं तो सडनली जब आपके ऊपर अटैक होगा तो आपको पता होगा कि आपको कैसे रिएक्ट करना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो भाई चपेट में आ जाओगे, चाहे वो बंदर हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे कोई भी हो। करेक्ट है बात? तो इस तरीके से आपको बताया गया भाई कौन सी चीज बहुत ज्यादा दिक्कत वाली है, इससे कैसे बचना है, वरना बाद में उलझ जाएंगे। ठीक, इन सब चीजों से हुआ क्या, ये सारी अवेयरनेस प्रोवाइड करने से हुआ क्या, लोगों को हेल्प मिली भाई, स्पेशली उन लोगों को जो कहां थे, एडोलेसेंट एज ग्रुप में थे। कहां थे, एडोलेसेंट एज ग्रुप के अंदर थे। समझे बात? क्योंकि इसी एज में हो रहे होते हैं सारे चेंजेस, इसी एज में हो रही होती है सारी प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इस ग्रुप को अगर सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत थी और वो प्रोवाइड कर दी गई स्कूल एजुकेशन की हेल्प से, तो उससे हमें क्या मिला, जो एक हमारा गोल था, जो हमारा मोटिव है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने का, इस मोटिव में हमें काफी बेनिफिट्स देखने को मिले। इस मोटिव में हमें काफी बेनिफिट्स और काफी अच्छे बेनिफिट्स, अच्छे रिकॉर्ड्स देखने को मिले कि भाई जो हम सोसाइटी को एक हेल्दी बनाना चाह रहे थे उसमें से काफी एक बड़ा नंबर ऑफ पीपल जो था उसे हमने अवेयर कर दिया। ठीक है, कौन से वाले नंबर ऑफ पीपल, कौन से वाले ग्रुप की मैं बात कर रही हूं, एडोलेसेंट एज ग्रुप की मैं बात यहां पर कर रही हूं। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो आ जाए हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि हमने कैसे लोगों को एजुकेट किया, स्पेशली फर्टाइल पीपल्स को। ठीक है, एक नजर डालो, फिर स्टार्ट करते हैं समझना। देखेंगे फटाफट से, चलो देख लिया। देखो क्या करना है इसके अंदर, हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो हमने जितनी भी अवेयरनेस फैलाई है, ठीक है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में, और उससे हमने क्या किया, लोगों को बताया, ठीक है, कि कैसे आपको
रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो भाई, पीपल्स को एजुकेट करते वक्त, ठीक है ना, लोगों को एजुकेट करते वक्त स्पेशली किन्हें हर एक चीज में आप देखना, हर एक पॉइंट का एक कोई टारगेट है, ठीक है, कि इस ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं इस वाली पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को देने के लिए। यहां पर किस ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है? स्पेशली फर्टाइल कपल्स को, ठीक है, फर्टाइल कपल्स को जो अपनी फर्टिलिटी को मेंटेन रख रहे हैं, जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, फर्टाइल कपल्स को टारगेट करके, ठीक है, या फिर उन्हें जो कि बिल्कुल मैरिजेबल एज ग्रुप में है, जिनकी जस्ट शादी होने ही वाली है, तो वो भी भाई फर्टाइल एज में आने वाले हैं, ठीक है ना, वो भी रिप्रोड्यूस करने वाले हैं। तो इन दोनों ग्रुप को टारगेट करके इनको क्या किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई देखेंगे ध्यान से, ठीक है। इन्हें बताया गया, इन्हें एजुकेट किया गया अबाउट द अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है, कि कौन कौन से बर्थ को कंट्रोल करने वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसके बारे में इन्हें एजुकेट किया गया कि अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी के 2 साल बाद तक या 3 साल बाद तक अगर आप किसी चिल्ड्रन को प्लान नहीं कर रहे हो तो आपको उस बर्थ को कंट्रोल कैसे करना है, या अगर आपका एक चाइल्ड हो चुका है और आपको अनदर चाइल्ड के बीच में कोई गैप पीरियड मेंटेन करना है तो आप वो गैप पीरियड कैसे मेंटेन कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स या फैसिलिटीज अवेलेबल है इन द मार्केट, इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस दी गई कि कौन कौन से बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें जो कि सेफ है, जिन्हें यूज किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी एग्जैक्टली कैसे केयर की जानी इंपॉर्टेंट है, कब कब उसे डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा, कैसे उसकी एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे आप उस कंसीव्ड चाइल्ड को हेल्दी बनाए रख सकते हो, जो भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में इंपॉर्टेंट केयर मेंटेन की जानी जरूरी है, उन सब के बारे में अवेयरनेस दी गई, ठीक है, उन सब के बारे में अवेयरनेस दी गई प्रेग्नेंट मदर्स के केस में, ठीक है ना। उसके बाद कि भाई अब जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई है, चाइल्ड डिलीवर हो गया है, तो उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, पोस्ट नेटल का मतलब यहां पर है बर्थ के बाद वाली केयर, ठीक है ना, ये कहां आएगा? प्री नेटल केयर में, ठीक है, लिख लो इन टर्म्स को क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार ये वाले टर्म्स यूज किए जाते हैं, इन्हें लिख लो एक बार, ठीक है। ये वाला कहां आएगा आपका? प्री नेटल केयर में, जब बर्थ नहीं हुआ है, ठीक, ये कहां इंक्लूड होगा? प्री नेटल केयर में। और ये वाला तो आपका पोस्ट नेटल लिखा ही हुआ है, इसका मतलब क्या है? आफ्टर बर्थ, है ना। पोस्ट नेटल का मतलब क्या है? आफ्टर बर्थ वाली जितनी भी केयर प्रोसीजर्स हैं उन सब को यहाँ पर क्या किया जाएगा? बताया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, ठीक है। तो प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, अब क्योंकि बर्थ हो चुका है तो सिर्फ मदर की केयर नहीं की जाएगी, अब तो चाइल्ड की भी केयर की जाएगी। तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड बोथ, दोनों के बारे में क्या दी गई? इंफॉर्मेशन दी गई। क्या क्या हो सकती है पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर? हाँ, मदर की पोस्ट नेटल केयर में क्या किया जा सकता है कि भाई उसको डिलीवरी के वक्त, ठीक है, और इससे पहले पूरी प्रेगनेंसी के वक्त किन किन चीज़ों की उसके अंदर कमी रही होगी, ठीक है, डिलीवरी के वक्त उसने क्या क्या चीज़ों को सफ़र किया है और अब उसकी बॉडी को कैसे वापस से रिकवर करवाने के लिए किन किन इंपॉर्टेंट डाइट मटेरियल्स की ज़रूरत है, उसके लिए उसको अवेयरनेस दी जानी ज़रूरी है उसके फैमिली मेंबर्स को, ताकि उसकी मदर की जो है वो एक कंप्लीट केयर की जा सके। चाइल्ड के बारे में अगर बात करें तो एक न्यू बॉर्न बेबी को किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन सी वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है, किस तरह की केयर की, किस तरह के टेम्परेचर की, किस तरह की एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड उसको क्या दी जाएगी? इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ताकि ना ही चाइल्ड की हेल्थ के ऊपर कोई फर्क आए और ना ही मदर की, ठीक है ना। सोसाइटी में हमें सब कुछ हेल्दी चाहिए है तो भाई हमें हर एक एस्पेक्ट को ध्यान रखना होगा, हर एक की केयर करनी पड़ी होगी। उसके बाद देखोगे आप, उन्हें समझाया गया इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, समझाया जाएगा क्या? ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस, ताकि जितनी भी कुपोषण वाली चीजें जो भी ड्रास्टिक इफेक्ट सोसाइटी झेल रही थी उन सब से वो रिकवर कर सके। जितने भी न्यू बॉर्न बेबीज में होने वाली हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही है सोसाइटी, वहां से उस वाले एस्पेक्ट, उस वाले एज ग्रुप से भी वो अपने आप को सोसाइटी क्या कर सके? रिकवर कर सके। अगर ब्रेस्ट फीड करवाया जाएगा तो बेबी के अंदर जितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली टू व्हाट, उन वाले बेबीज जिन्हें ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जा रहा। तो अगर ये प्रोसेस को अपना लिया जाए, अगर इस प्रोसेस को मैक्सिमम लोग क्या करने लगे? कैरी करने लगे, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने लगे, तो इससे क्या होगा? जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनके हेल्थ इश्यूज डिक्रीज हो जाएंगे, है ना, सोसाइटी के अंदर उनके हेल्थ इश्यूज आना कम हो जाएंगे। अब इसके लिए फिर और भी काफी सारी टेक्निक्स भी डेवलप की गई, जैसे आप सबको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल कोई मदर अगर
मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है आफ्टर द डिलीवरी। तो अब काफी ऐसे प्लेसेस बना दिए गए हैं, काफी ऐसे जोन्स भी बना दिए गए हैं जिनमें क्या किया जाता है कि जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ठीक है, जो भी लैक्टेटिंग मदर है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, उनका जो मिल्क है उसे ट्रांसफर किया जाता है टू द नीडी पर्सन्स, ठीक है, टू द नीडी पर्सन्स, ताकि उन तक भी वो मदद पहुंच सके और वो भी अपने चाइल्ड को एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। तो ऐसी काफी सारी टेक्निक्स हैं जो अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। और क्या प्रोवाइड किया गया, किस चीज के बारे में अवेयरनेस दी गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अब मेल एंड फीमेल चाइल्ड को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो जो एक चाइल्ड के डेवलपमेंट तक तो हमने बात कर ली, लेकिन उस चाइल्ड से ही तो आगे जाके सोसाइटी की जो एक नई जनरेशन क्रिएट होने वाली है, ठीक है, उस नई जनरेशन में अगर इक्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो भी सोसाइटी अफेक्ट हो जाएगी। और हमें तो सोसाइटी को अफेक्ट होने ही नहीं देना है, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो। तो हम वहां पर भी उस एस्पेक्ट को कवर अप करने के लिए क्या करेंगे, आप सबको पता है कि ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज वाला केस है ये पहले नहीं हुआ करता था, तो इसे लॉन्च करवाना क्यों जरूरी था, इसके लिए अवेयरनेस फैलानी क्यों जरूरी थी, ताकि सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके और इस वाले फैक्टर से भी सोसाइटी को क्या किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके, रिकवर किया जा सके, ताकि हमारी जो एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने का हमारा गोल है वो अचीव हो जाए। क्लियर है इतनी बात। इसके बाद अब ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स पर अगर हम लोगों को एजुकेट करेंगे, उनमें अवेयरनेस फैलाएंगे तो क्या होगा, इट वुड एड्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज, ठीक है। अब देखो इस वाले टर्म पर ध्यान देना, इस वाले टर्म पर ध्यान देना, अगर इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर फैमिली में नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितने भी हो सकते हैं, राइट ना। क्योंकि उससे भी क्या होगा, जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया कि एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बना देने का मतलब ये नहीं है कि भाई सब क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो बिल्कुल अनलिमिटेड, किसी भी लिमिट के बिना चलता ही रहे और फिर जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाए, एक्सप्लोड हो जाए। ये भी हमें नहीं करना है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई हेल्दी हो लेकिन एक लिमिट के अंदर हो। तो वो लिमिट क्या डिसाइड की गई, भाई एक डिजायर्ड साइज बताया गया कि फैमिली का साइज क्या होना चाहिए, एक आइडियल, एक डिजायर्ड फैमिली का साइज क्या होना चाहिए हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी पॉपुलेशन के नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इसके साथ क्या की गई, फैलाई गई और बताई गई लोगों को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, अब देखो नेक्स्ट क्या आएगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स, ठीक है, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन। ध्यान देना, हर एक टॉपिक जो आ रहा है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही आ रहा है, हर एक टॉपिक जो आ रहा है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही आ रहा है ना। सबसे पहले आपने देखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, कैसे वो अफेक्ट कर रही है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें 4 एस्पेक्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। उन चारों एस्पेक्ट के बारे में हमने देखा कि हम किसे एजुकेट कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। भाई पुरानी वाली जो अवेयरनेस वाली चेन थी, पेरेंट्स से आ रहा है, फैमिली से आ रहा है, चिल्ड्रन से आ रहा है, फ्रेंड्स से आ रहा है। तो ये जो इंफॉर्मेशन आ रहा है इसमें है बहुत सारे क्या, मिसकंसेप्शंस, मिसबिलीव्स, मिथ्स। अब इन सबको क्या करना है, इस चेन को ब्रेक करना है कि अगली जनरेशन में ये मिसकंसेप्शंस पास ऑन हो ही ना, है ना। ब्रेक करना था इस चेन को, तो क्या किया हमने, सेक्स एजुकेशन को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, ताकि स्कूल में ही वो कंप्लीट अवेयरनेस प्रोवाइड की जा सके, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस में ही है वो पूरा एज ग्रुप जो कि आगे जाके क्या बनने वाला है, फर्टाइल कपल में कन्वर्ट होने वाला है, मैरिजेबल एज ग्रुप में आने वाला है, राइट। तो उस एज ग्रुप को, जो कि हमारा टारगेट एज ग्रुप था, उसे वहीं पर एक कंप्लीट, एक राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकी। अब वो क्या राइट इंफॉर्मेशन थी वो हमने देख लिया है। अब राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, फर्टाइल कपल्स को, मैरिजेबल एज ग्रुप्स को कौन कौन सी चीजों के बारे में बताया कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, कैसे लैक्टेटिंग मदर जो है उसकी केयर करनी है, कैसे ब्रेस्ट फीड करवाना है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल केयर क्या है, सब बता दिया, ठीक है। लेकिन अब ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कि जो साइज है पॉपुलेशन का वो मेंटेन रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी अवेयरनेस की वजह से रिप्रोडक्शन जो है वो चलता रहे और साइज इंक्रीज हो जाए, नहीं कर सकते ना। तो क्या करना था हमें, ये जो अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ थी इसको भी हमें रोक के रखना था, इसको भी हमें मेंटेन करना था। ये कैसे आ रहा था, ठीक है, ये कैसे हमने मेंटेन किया ये देखेंगे। और कुछ सोशल एविल्स, इसे जरा अपन यहां पर अच्छे से हाईलाइट कर लेते हैं। सोशल एविल्स वाला जो टॉपिक है, ठीक है, सोशल एविल्स वाला जो टॉपिक है आपका, ये देखो, ठीक है ना।
जितनी भी अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उन्हें तो आपको ओवरकम करना ही है। साथ ही साथ ये जो सोशल एविल्स है, सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड जितने भी क्राइम सोसाइटी में हो रहे हैं, ये एक ऐसा एस्पेक्ट था जिसके ऊपर ध्यान देना बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना सेक्स रिलेटेड बाकी इश्यूज पे ध्यान दिया जा रहा है, जितना एक पॉपुलेशन के कंट्रोल पे ध्यान दिया जा रहा है, जितना एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन करने पे ध्यान दिया जा रहा है। तो इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आया सोसाइटी में होने वाले सेक्स अब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। ठीक है, ये एस्पेक्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट निकल कर आया। इन्हें क्या टर्म दिया गया? सोशल एविल्स। क्योंकि भाई ये सोसाइटी के लिए क्या है? ये जो प्रॉब्लम्स, ये जो इश्यूज हैं, ये सोसाइटी के लिए क्या है? हैवान से कम है क्या? बिल्कुल नहीं है, राइट। आगे देखो, इन सब को क्या किया जाना जरूरी था? चलो आगे, ये सारे जितने भी फैक्टर्स थे, पॉपुलेशन कंट्रोल भी और सोशल एविल्स का कंट्रोल भी, ठीक है, इन सब को दे नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। ठीक है, लोगों को इन सब चीजों के बारे में अवेयरनेस दी गई कि भाई ये सारे हमारे सोशल एविल्स हैं, इन सब से हमें कैसे सोसाइटी को बचाना है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए। इन सब के थ्रू कोशिश की गई कि सोसाइटी में जिस भी एस्पेक्ट से, जितने भी एस्पेक्ट आप अभी तक देख के आ रहे हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर सारे एस्पेक्ट्स में जितने भी एस्पेक्ट से एक सोसाइटी की हेल्थ जो है वो अफेक्ट हो रही थी, उन हर एक एस्पेक्ट पे काम करके सोसाइटी को हेल्दी बनाने की कोशिश की गई। ठीक है, इसके बाद सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स। अब ये जितने भी एक्शन प्लान्स की बात अपन अभी तक करते आ रहे हैं, इनमें से काफी सारे एक्शन प्लान्स का जब एक सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हुआ, इससे हमें मिली क्या? इससे जो अभी हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिली है, इसको जरूरत थी किस चीज की? कुछ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज और मटेरियल सपोर्ट की। ठीक है, कि भाई अब अगर आपने अवेयर कर दिया, मुझे पता है भाई, हाँ, किसी भी पर्सन को अगर पता है कि उसे अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे मेंटेन करनी है, लेकिन स्टिल उसे गाइडेंस के लिए कोई एक ऐसा एक्सपर्टीज चाहिए जिससे वो गाइडेंस जाके ले सके, उसे कुछ मटेरियल फैसिलिटीज चाहिए, उसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सारी जो नीड्स निकल कर आई सोसाइटी की, अब ये क्या बात चल रही है? नीड्स की बात चल रही है कि सोसाइटी को इन सारी चीजों की नीड थी, राइट। अब ये सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी कुछ ना कुछ कोई स्ट्रैटेजी लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, तो समझ रहे हो फ्लो? अभी तक अपन ने क्या डिस्कस की? प्रॉब्लम्स। क्या डिस्कस किया अपन ने? प्रॉब्लम्स के क्या क्या एस्पेक्ट सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उसे हेल्दी बनाने नहीं दे रहे थे, प्रॉब्लम डिस्कस की। अब आप बात करोगे कि क्या क्या वो फैसिलिटीज, क्या क्या वो स्ट्रेटेजीज हैं जिनकी वजह से हम फिर उन सबको ओवरकम करके एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बना पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अपन? स्ट्रैटेजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? स्ट्रैटेजीज। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजीज को कि एग्जैक्टली कौन सी वो स्ट्रैटेजीज थी जिनके बेसिस पर फिर क्या किया गया? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया गया। क्यों मैं इन टर्म्स को बार बार रिपीट कर रही हूं? ताकि आप सबके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि गोल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये पूरी सारी स्ट्रैटेजीज, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन सारे प्रॉब्लम्स को, क्यों पढ़ रहे हैं हम इन सारे एक्शन प्लान्स को? क्योंकि हमारा मोटिव है एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव करना। क्लियर इतनी बात? आगे देखो क्या करेंगे, अब कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को लेकर आएंगे सारी प्रॉब्लम्स को अचीव करने के लिए, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो दीज आर द एसेंशियल्स टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर। ठीक है, ये कुछ एसेंशियल चीजें थी। कौन सी, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? जो अभी अपन ने पढ़ा था, कि भाई क्या चाहिए? एक एक्सपर्टीज का क्या कंसल्ट करने के लिए कोई एक एक्सपर्ट पीपल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मटेरियल चाहिए, राइट। ये सब कुछ जो नीड थी, ये सारी बहुत एसेंशियल नीड थी, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनकी जरूरत है एक मेडिकल असिस्टेंस या केयर प्रोवाइड करने के लिए, जिससे क्या हो सके? रिप्रोडक्शन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन सबको सॉल्व किया जा सके। जैसे कि क्या? जैसे कि प्रेगनेंसी, जैसे कि डिलीवरी से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से रिलेटेड इश्यूज, जैसे कि अबॉर्शन से रिलेटेड इश्यूज, कॉन्ट्रासेप्शन कैसे, कहाँ, क्या, कब, कौन सा यूज होता है, कौन सा इजी है, कौन सा ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, किसकी कितनी लिमिट है,
मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे इश्यूज, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारे इश्यूज, कितने सारे एस्पेक्ट्स, कितने सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना बहुत जरूरी है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना। और इन सब को अगर आपको समझ आ गया, आपको सिर्फ अवेयरनेस दे दी ना, लेकिन उस अवेयरनेस के बाद अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहते हो तो आपको चाहिए कोई एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट की आप कंसल्टेशन लोगे, तभी आप इन सारे प्रॉब्लम्स को रिकवर कर पाओगे। तो भाई वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी, ठीक है ना। कॉन्ट्रासेप्टिव्स और ये सब चीजें अगर आपको क्या करनी है, हाँ, ये सब आपको यूज करनी है अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, तो ये सब की इजी अवेलेबिलिटी होनी जरूरी थी, राइट। हर एक जोन में, हर एक एरिया में इन सब की अवेलेबिलिटी होना जरूरी है ना, मटेरियल्स जो चाहिए हम कह रहे हैं, तो यही कुछ एसेंशियल्स थे। अब इन सब की अगर अपन चाहते हैं, है ना, अगर हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो बेटर टेक्निक्स का और नई स्ट्रैटेजीज का, ठीक है, तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रैटेजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बेटर टेक्निक्स हैं, इन सब को इम्प्लीमेंट करना और उनके बारे में अवेयर करना और उसके लिए एक एक्सपर्ट का कंसल्टेशन देना और सारे मटेरियल्स की इजी अवेलेबिलिटी देना उतना ही जरूरी था जितना अवेयरनेस। क्योंकि अगर सिर्फ मैं आपको बता दूं, है ना, एग्जाम्पल क्या लिया था हमने, अल्फाबेट्स वाला, कि अल्फाबेट से हमें लैंग्वेज क्रिएशन तक की अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। तो अगर मैंने आपको सिर्फ अल्फाबेट बता के छोड़ दिया कि इससे लैंग्वेज बन सकती है, लेकिन कैसे बनेगी, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना पड़ेगा, मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि इससे वर्ड फॉर्मेशन कैसे करोगे, इससे सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करोगे, कैसे इससे लैंग्वेज क्रिएट करोगे, हर स्टेप मुझे समझानी पड़ेगी। तो सिमिलरली यहाँ पर भी इन सारी अच्छी अच्छी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करना, उनकी स्ट्रैटेजीज को टाइम टू टाइम इंप्रूव करना और इंट्रोड्यूस करते रहना बहुत जरूरी था, ताकि लोगों को एक एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ये काफी सारे फैक्टर्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स आप पढ़ रहे हो, जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स अपन ने देखी, यही सारी वो प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद अपन ने अब देखना स्टार्ट कर दिया है स्ट्रैटेजीज। इन स्ट्रैटेजीज में ये जो पॉइंट आ रहा है, ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट अब आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके ऊपर से क्वेश्चंस, अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस भी बहुत बनते हैं और इसे जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो समझना भाई कि ये जो एक प्रॉब्लम है ना, जिसको मैं अब हाईलाइट कर रही हूं, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम है एमनियोसेंटेसिस, मैम इसमें फॉर भी इंक्लूड हो गया, हटा देते हैं इसको, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है ना एमनियोसेंटेसिस, इसके ऊपर क्या किया गया, बैन लगाया गया। मैम पहले ये तो बताओ कि ये है क्या, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। हाँ चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। ध्यान देना, अरे भाई क्लियर तो किया था, चलो ध्यान देना। सबसे पहले अपन समझ रहे हैं कि एमनियोसेंटेसिस है क्या, किस चीज के बारे में मैं आपसे कह रही हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है, फिर देखेंगे इसके ऊपर बैन क्यों लगाया गया, राइट। सी एमनियोसेंटेसिस, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है, जो एक एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, इसका कुछ पोर्शन, इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ हिस्सा निकाल लिया जाता है, इस फ्लूइड में से कुछ पार्ट निकाल लिया जाता है, ठीक है, डेवलपिंग फीटस के अंदर से, ताकि क्या किया जा सके, फीटल सेल्स को एनालाइज किया जा सके। फीटस और एमनियन, ये जो टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनके बारे में समझ लो पहले, ठीक है, एमनियन क्या है, फीटस क्या है, इसके बारे में समझ लो पहले, ठीक है ना। फीटस और एमनियन के बारे में समझेंगे पहले अपन कि ये क्या है, दोनों टर्म समझेंगे, उसके बाद आएंगे वापस से एमनियोसेंटेसिस के ऊपर। फीटस जो डेवलप हो रहा होता है वो क्या है, डेवलपिंग फीटस और कुछ नहीं है, जो न्यू चाइल्ड बन रहा है, जो मदर के वूम में नया चाइल्ड बन रहा है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा मैं अभी आपको बायोलॉजिकल टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही, क्योंकि आपका चैप्टर का फ्लो चला जाएगा। हम एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना, हम क्या चला रहे हैं, एक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। हम पूरा ये जो चैप्टर है इसको एक अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक।
तो इसलिए यहां पर मैं बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, वरना आप फिर से बायोलॉजी में घुस जाओगे। अभी हम ईवीएस में चल रहे हैं, ठीक है ना, इतनी बात। तो देखो, फीटस को सिर्फ इतना समझ के छोड़ दो कि जो मदर के वूम में न्यू बॉर्न बेबी पल रहा है, बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वो फीटस ही है, ठीक है, वो फीटस ही है। एक कैविटी है, ठीक है, एक कैविटी है पूरी, जिसको अपन एमनियन कहते हैं, और उसके अंदर जो एक बहुत सारा फ्लूइड भरा हुआ है, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये पूरी मदर के वोम की ही बात हो रही है, जहां पर नया बच्चा बन रहा है, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी बन रहा है, डेवलप हो रहा है, ठीक, सिर्फ उसी की बात हो रही है, बस इतना अभी समझ लो, ठीक है ना। आगे आप इस सब चीजों को कहां देख लोगे, कहां देख लोगे ये सब चीजें आप, प्रीवियस चैप्टर जो आपका रहेगा रिप्रोडक्शन, ठीक। अब देखो भाई, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सट्रैक्ट किया गया, एमनियोटिक फ्लूइड से एक हिस्सा एक्सट्रैक्ट किया गया, ताकि क्या किया जा सके, उसके अंदर जो फीटस की सेल्स है ना, फीटस जो डेवलप होगा उसके अंदर, उन सेल्स को क्या किया जा सके, एनालाइज किया जा सके। अब उन सेल्स को एनालाइज करना क्यों है, क्या मिलेगा उन सेल्स में ऐसा, देखो, ठीक है, इन सारी सेल्स को फिर क्या करेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर एनालाइज कर लेंगे, और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, ठीक है, उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस डिसॉल्व्ड है उन सबको एनालाइज करेंगे। अब इस प्रोसीजर को यूज क्यों कर रहे हैं, क्यों ये टेस्ट हम कर रहे हैं, टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्यों किया जाता है इस टेस्ट को, ताकि अगर मां के पेट में पल रहे बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, यहां पर मैं कलर अलग यूज कर लेती हूं ताकि आप समझ जाओ, ठीक है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर अगर है तो उसके बारे में टेस्ट किया जा सके, ठीक है। अगर चाइल्ड के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर वो उसके साथ ही अगर वो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है वूम के अंदर, तो उसके बारे में एनालाइज किया जा सके, टेस्ट लगाया जा सके। अगर उसके पास ऐसी कोई बीमारी है, उस चाइल्ड को अगर कोई ऐसी बीमारी है, डाउन सिंड्रोम जैसी, हेमोफीलिया जैसी, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जैसी, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी बीमारी है, ठीक है, डिटरमाइन द सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस, ठीक। अब इस प्रोसेस से इन सारी बीमारियों के बारे में टेस्ट करते हैं कि क्या फीटस को ऐसी कोई भी बीमारी है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, एमनियन से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला, उस फ्लूइड के अंदर फीटस सेल्स थी, उन्हें एनालाइज किया। क्यों एनालाइज किया, ताकि टेस्ट लगा सके कि फीटस में ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है। अगर फीटस को ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से मदर भी इफेक्ट हो सकती है और खुद वो फीटस भी सरवाइव नहीं कर सकता, या उसकी सर्वाइवेबिलिटी पे कोई भी खतरा है, कोई भी किसी भी तरीके का डेंजर है, तो इन चीजों को एनालाइज करके पहले ही उसके अकॉर्डिंगली एक्शन ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब मोटिव ध्यान से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई उसको बीमारी है जिससे बच्चे को या तो आगे जाके नुकसान है, या उसके नुकसान के साथ साथ माँ को भी नुकसान है, तो ऐसे आगे जाके होने वाले हेल्थ इश्यूज से बचने के लिए उस फीटस को वहीं पर फिर मार दिया जाता है, ठीक है, उसे आगे जाके और ज्यादा ग्रोथ नहीं करने दिया जाता। तो ये कितना अलग एक सोच है, ये कितना अलग एक इंटेंशन है जिससे एमनियोसेंटेसिस को किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो सर्वाइविंग फीटस है वो हेल्दी है, उसे कोई बीमारी तो नहीं है, क्या उसके सर्वाइव करने से, उसके ग्रो करने से माँ को कोई खतरा तो नहीं है, बस इतना सा एक क्लियर इंटेंशन था। लेकिन सोसाइटी में ध्यान देना, यहां पर सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की भी स्टडी की जा रही है, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी पता चल जाता है ना, पता चल जाता है, जेनेटिक मटेरियल पता चलेगा मतलब क्रोमोसोमल सेट पता चलेगा, क्रोमोसोमल सेट पता चलेगा मतलब ये पता चल जाएगा कि जो लास्ट वाला सेट है वो XX है या XY है, राइट। अब अगर ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा कि वो जो डेवलपिंग फीटस है, जो न्यूबॉर्न चाइल्ड बन रहा है, वो मेल है या फीमेल। बस यहीं पे आ जाएगी सारी कहानी, यहीं पे आके अटकेगी सारी कहानी। लोगों ने एमनियोसेंटेसिस, जो कि बहुत ही अच्छे इंटेंशन से की जाने वाली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसे मिसयूज किया ये जानने के लिए कि डेवलपिंग फीटस मेल है या फीमेल। अगर मेल है तो भाई सरवाइव करने दो, फीमेल है तो मार दो, ठीक है। इस तरीके से इस प्रोसेस को, एमनियोसेंटेसिस को क्या किया गया, मिसयूज किया गया, और इसीलिए आप समझ गए, इसीलिए इसके ऊपर लगाए गए क्या, बैन। तो देखो, एक बिल्कुल ही
कहते हैं ना कि किसी बैन को बिल्कुल ऐसे लगाना कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसका इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है। तो ऐसा बैन लगाया गया एमनियोसेंटेसिस के ऊपर ताकि किसी भी चाइल्ड का, ठीक है, इलीगली उसके बर्थ से पहले उसके सेक्स को डिटरमाइन ना किया जा सके, ठीक है, ताकि फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग मिनेस ऑफ फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, जो फीमेल फीटिसाइड को मार दिया जा रहा था इलीगली, उसे रोकने के लिए, ठीक है, उसे रोकने के लिए, ठीक है। एंड द मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एटसेट्रा आर सम प्रोग्राम्स that merit mention in this connection, ठीक है। अब ये सिर्फ यहां पर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे कई सारे प्रोग्राम्स, ऐसे कई सारी चीजें लॉन्च की गई जिनकी वजह से सोसाइटी में होने वाली ऐसी काफी सारी मिसयूज की जाने वाली टेक्निक्स के ऊपर बैन लगाया जा सके और एक हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट था, ये एक बहुत बड़ा एक सोसाइटी के लिए ये भी एक एवी तरह ही था, किया जा रहा था फीमेल फीटिसाइड को क्या करना, मार देना, ठीक है। तो इसी की वजह से लग गया किस चीज के ऊपर बैन, एमनियोसेंटेसिस के ऊपर बैन, ठीक है। तो आप समझ पाए एमनियोसेंटेसिस क्या था और क्यों उसके ऊपर बैन लगाना बहुत जरूरी था, राइट। इतना तो हम सब ने आसपास से सुना ही हुआ है, क्लियर है इतनी बात। बायोलॉजिकली हमने उसे समझ लिया। अब एट लास्ट देखो, बिल्कुल लास्ट में आप समझो, धीरे धीरे हमने प्रॉब्लम समझी, स्ट्रेटजीज समझी, उनके ऊपर किस चीज के ऊपर कैसे बैन लगा के प्रॉब्लम्स को रोका गया ये समझा। अब एट लास्ट हम एक रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या क्या भाई हमारे पास चीजें आ गई, देखो सहेली, ठीक है, ये टर्म आपको आगे भी सुनने को मिलेगा एक टॉपिक के अंदर विच इज द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। इस चैप्टर का ही एक टॉपिक कॉन्ट्रासेप्टिव काफी बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर आपको ये टर्म एक बार फिर से सुनने को मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके से जितने भी क्वेश्चंस पूछने वाले लोग हैं आपसे उन सबका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। सहेली एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ठीक है। सहेली क्या है, अ न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट। किसने डेवलप की गई भाई, ये CDRI के द्वारा, जो कि है लखनऊ में। किसने डेवलप की, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज एब्रिविएटेड एज CDRI। इन्होंने लॉन्च किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया सहेली को, जो कि एक कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, ठीक है। अब देखो आगे काफी और भी ज्यादा बेटर अवेयरनेस, ठीक है, जो बेटर अवेयरनेस फैलाई गई सेक्स रिलेटेड मैटर्स के थ्रू, ठीक है ना, इसकी वजह से, ठीक, इसकी वजह से अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे हम सिर्फ एक कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर जो आपको लास्ट ये पैराग्राफ नजर आ रहा है, इसमें हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमने कैसे हमने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को अचीव किया है, हमारा जो मोटिव था उसे अचीव किया है, कैसे किया है, ठीक है। सेक्स रिलेटेड जितने भी मैटर्स, जितने भी इश्यूज, जितने भी क्राइम्स थे, उन सब के लिए एक बेटर अवेयरनेस फैलाकर, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज, ठीक है। पहले जो डिलीवरीज लोग घर में ही कर लिया करते थे और उसकी वजह से काफी सारे न्यूबॉर्न्स की, काफी सारी मदर्स की डेथ होती थी, या उनमें काफी सारी ऐसी डिजीजेस हो जाती थी जिनका पता पहले से नहीं चल पाता था। क्यों? क्योंकि वो एमनियोसेंटेसिस और ये सारे प्रोसीजर्स को करते ही नहीं थे, वो हॉस्पिटल्स को विजिट करते ही नहीं थे, राइट। तो ये सारी चीजों को भी ओवरकम किया गया, कैसे, मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज को प्रोवाइड करके, ठीक है। इनका नंबर बढ़ाया गया, ठीक, होती पहले भी थी लेकिन नंबर कम था, तो अब क्या हुआ, अवेयरनेस फैलाकर इसका नंबर इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है। बेटर पोस्ट नेटल केयर, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर अभी अपन पढ़ के आए ना, बर्थ के बाद वाली, डिलीवरी के बाद वाली केयर, चाइल्ड की भी और मदर की भी, ठीक है। तो बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। अब इसकी वजह से जो भी मैटरनल प्रॉब्लम्स थी, है ना, मां से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब तो अचीव हुई ही, वो सब तो डिक्रीज हुई ही, साथ ही साथ क्या बढ़ा, ये ध्यान देना यहां पर, ठीक है। जो है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे एमसीक्यूज में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मरने का रेट, कि कितने इन्फेंट्स बन रहे हैं, कितने चाइल्ड्स का बर्थ हो रहा है, कितने इन्फेंट्स का बर्थ हो रहा है, उसमें से कितने मर रहे हैं, कितने सरवाइव कर पा रहे हैं। ये सारा डाटा अगर कलेक्ट नहीं किया जाता तो फिर कैसे हमें पता चलता कि भाई ये जो है वो मोर्टेलिटी रेट
अब क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, पोस्टनेटल केयर प्रोवाइड की जा रही है। क्लियर? तो इस तरह से ये जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था इसे भी क्या कर लिया गया, डिक्रीज कर लिया गया। पहले ये बहुत ज्यादा था, ठीक है। इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। हमने देखा था कि हमें फैमिली के साइज को, डिजायर्ड साइज ऑफ फैमिली अचीव करना बहुत जरूरी था, अदरवाइज पॉपुलेशन जो एक्सप्लोड हो जाती। तो पॉपुलेशन साइज को कैसे कंट्रोल करना, फैमिली साइज पर लेकर आए, ठीक है। तो जितनी भी नंबर ऑफ कपल्स थे विद स्मॉल फैमिलीज वो पहले बहुत कम थे, अब क्या हुआ, ये धीरे धीरे इंक्रीज किया, ठीक है। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, ठीक है। पहले ये जितनी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस थी, ये जितनी भी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी, उनका स्प्रेड तो ज्यादा हो ही नहीं थी, साथ ही साथ उनका डिटेक्शन जो है वो बहुत लेट होता था। इतनी लेटर स्टेज पे आके डिटेक्शन होता था कि उसको क्योर कर पाना, मेडिकली असिस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो पर हमने क्या अचीव किया, इस एस्पेक्ट में हमने क्या अचीव किया कि जितनी भी एसटीडीज थी पहले तो इनका नंबर ज्यादा था, से रही हैं, कैसे होती हैं, ये अवेयरनेस फैला दी, तो एसटीडीज का नंबर भी अब कम हुआ, ठीक है। अब वो कम फैल रही हैं और फैल भी अगर रही हैं तो उनका डिटेक्शन जो है वो अर्ली स्टेज पे होती है, उन्हें पहले से पता है कि अगर ये हो रही है तो इसका आने वाला है, ठीक है। तो अवेयरनेस से ये हुआ, ठीक है ना, कि बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवर इंक्रीज्ड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, फॉर ऑल। ओवरऑल ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब है किससे रिलेटेड, हमारे इसी टॉपिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस, एक प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम, एक प्रॉपर फॉर कंसल्टेशन प्रोवाइड करने की वजह से ही हम क्या अचीव कर पाए, ऑल इंडिकेट द इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। इन्हीं सारे स्ट्रैटेजीज की वजह से, इन्हीं सारे एक्शन प्लान्स की वजह से हम अचीव कर पाए एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। क्लियर हुई इतनी बात? क्लियर हुई इतनी बात कि हमने कैसे किन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी को बनाया। समझे इतनी बात, राइट? तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या समझा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन स्ट्रैटेजीज को बनाया, कौन कौन से एक्शन प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया, कैसे फिर इन्हें हमने ओवरकम किया और कैसे हमने एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी की तरफ कदम बढ़ाया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ इंप्लीमेंट हो ही चुकी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट एटलीस्ट पहले से कंडीशन जो है वो काफी सुधर चुकी है और अब धीरे धीरे और सुधर रही है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज अपने आज समझी। अब आप सबको पता है कि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आएगी वो किस चीज से आएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की आएगी। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड कंट्रोल ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड कंट्रोल। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच।